नमस्कार। अभी तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रशांत। बुलेटिन की शुरुआत बाजार में दिख रही शानदार तेजी के साथ। निफ्टी में आज दिन के निचले स्तर से 107 पॉइंट की रिकवरी हुई और ये 4 महीने पहले के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी के 50 में से 35 स्टॉक्स में तेजी नजर आई। बजाज फाइनेंस और अडानी एंटरप्राइजेज में आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। बाजार में हुए आज के एक्शन की पूरी डिटेल्स दे रही हैं प्रियंका उपल-आनंद। बिल्कुल, आज देखिए आज सुबह एक आपको सेशन हल्के दबाव के साथ ज़रूर देखा, लेकिन बाजार ने एक वॉलेटाइल कुछ समय के लिए ज़रूर एक रेंज में रहा, लेकिन उसके बाद रिकवरी मोड में आया बाजार और क्लियरली ग्लोबल हेडविंड्स से जो ग्लोबल वीकनेस थी उसे शेड ऑफ किया और एक रेजिलिएंट मूव पूरे दिन इंडियन मार्केट से दिखाई। 18,250 एक बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर भी देखा जा रहा था और उससे क्लियरली ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करके बाजार तेज़ी के साथ बंद होते हुए गया। अब एक्सपर्ट्स यहाँ से ऊपर की तरफ 18,400 की बात भी कर रहे हैं। इनफैक्ट आप डेरिवेटिव डेटा को देखें, 18,200, 18,300 सारी कॉल्स में बाइंग हुई है और नीचे की 18,000, 18,100 की पुट में राइटिंग हुई है, यानी आप बेस बना चुके हैं 18,000, 18,100 के ऊपर और बाजार अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन देख रहा है। और वो भी उस दिन जिस दिन एक क्रूशियल मूव था, फेड के इवेंट का आउटकम आया था, ग्लोबल मार्केट्स शेकन अप थी, फिर भी इंडियन मार्केट्स की मूव स्ट्रॉन्ग थी। आज गेनर्स कौन से थे और रिजल्ट्स बेसिस मूव आपको क्लियरली बैंक्स, फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, काउंटर और एनबीएफसी स्पेस में दिखाई दे रही है। निफ्टी के गेनर्स की आप बात करें तो पहला स्टॉक जो पहले 5 गेनर्स थे उसमें अडानी एंटरप्राइज के लास्ट आवर में नंबर आए थे, वहां से स्ट्रॉन्ग मूव थी। फाइनेंस काउंटर्स में आप चाहे बजाज फाइनेंस की बात करें, व्हीकल फाइनेंसेस की बात करें, आप हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, मिड कैप फाइनेंसेस की बात करें, माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स की बात करें, सब में अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही है। एचडीएफसी के भी नंबर आ जाए थे और वहां पर भी अच्छी मूव थी। निफ्टी को इन सारे स्टॉक्स ने ऊपर लाया और बड़ा पुलर जो बैंक निफ्टी के लिए रहा, बैंक्स का कंट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन हेवी लिफ्टिंग एचडीएफसी काउंटर्स ने की, एचडीएफसी बैंक ने की, जो टॉप गेनर भी था निफ्टी में। लूजर्स की अगर आप बात करें तो क्योंकि बाजार आज बाजार आज बिल्कुल भी डिफेंसिव मोड में नहीं था, तो वो काउंटर्स जो पीछे के दिनों में चल चुके हैं उनमें आज कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक होते हुए दिखे। यूपीएल जैसे काउंटर, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स, इनफैक्ट नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर के नंबर्स आए, नंबर्स से डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ आपको फिर से 1% के करीब और रूरल सेंटिमेंट फिर से वीक दिखाई दिए। सो ये कुछ लूजर्स थे। मिड कैप स्पेस में एबीबी जैसे काउंटर्स जहां अच्छे नंबर्स आए, कमेंट्री पहले ही एबीबी के पेरेंट कंपनी ने दे दी थी इंडियन एक्टिविटीज़ के लिए, एबीबी में भी आज अच्छे खासे ट्रेडिंग गेंस मिले और उसके अलावा फाइनेंस काउंटर्स स्ट्रॉन्ग थे। मिड कैप लूजर्स में आप बात करें तो भारत फोर्ज जैसे काउंटर, आपको याद होगा क्लास 8 ट्रक की अप्रैल की सेल्स इंपैक्ट हुई है, वो एक रीज़न रहा, और टाटा केमिकल जैसे स्टॉक जहां नंबर्स वीक रहे। तो नंबर्स का तो इम्पैक्ट क्लियरली आपको बाजार पे दिख रहा है। स्पेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहे हैं, जो बैंक्स के हैं, फाइनेंस के हैं, माइक्रो फाइनेंस के हैं, एनबीएफसी हैं, और ओवरऑल आज बाजार पर जो एक रेजिस्टेंस था ऊपर 18,250 का, वो भी आप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग सेशन दिखा, मूव्स सेकेंड हाफ में बढ़ी और लास्ट आवर में तो बढ़ के ऊपर मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी इंटरडे हाई पे रोज एक नए इंटरडे हाईज बना रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग सेशन दिखाई दिया और सारे सेक्टर से बड़ी कंट्रीब्यूशन आई। नैस्डैक फ्यूचर्स भी आप देखें तो हर निशान में है और आईटी काउंटर्स में भी आपको एक रीबाउंड ट्रेड्स दिख रहे हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एचडीएफसी के चौथी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। ये नतीजे कैसे रहे, हमारी सहयोगी वामाक्षी इसका पूरा ब्यौरा दे रही हैं। जी बिल्कुल, एचडीएफसी के नतीजों की अगर हम बात करें तो अनुमान से काफ़ी मजबूत नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। एनआईआई और पैट अनुमान से काफ़ी मजबूत आया है कंपनी का। अगर हम देखें प्रोविजंस, हालांकि ये एक्सपेक्टेशन से थोड़े हाई है ऑन ऑन क्वार्टर बेसिस। एयूएम अगर हम देखें तो मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने मिली है। नंबर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम स्टैंड्स एट 5,321 करोड़। यहाँ पर हम देख रहे हैं करीब 16% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ रही है और ये एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा है। मुनाफे की बात करें तो 4,425 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया है। यहाँ पर भी करीब 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आ रही है। प्रोविजंस 360 करोड़ पर एक्सपेक्टेड थे और अब प्रोविजंस 438 करोड़ पर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रोविजंस में हमने करीब 18% की ग्रोथ देखी है। एयूएम अगर हम देखें तो कंपनी के लिए है 7.2 लाख करोड़ पर 11% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर हमें नजर आ रही है। स्पेसिफिकली अगर एयूएम की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल लोन बुक जो है, जो कंपनी का काफ़ी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है,
यहाँ पर हम देख रहे हैं 17% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिली है। NIMs कंपनी के सुधरे हैं 3.5% से 3.6% पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एसेट क्वालिटी में भी हमने काफ़ी अच्छा सुधार देखा है। ग्रॉस NPL 1.18% पर आ चुके हैं, 1.49% पर थे पिछले क्वार्टर में, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। इसके अलावा बोर्ड ने इंटरिम डिविडेंड भी 44 रुपीज़ पर शेयर का डिक्लेयर किया है। प्रेस रिलीज में मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री भी आई थी, इस पर एक बार नज़र घुमा लेते हैं। तो उनका कहना है कि इनहेरेंट डिमांड होम लोन्स के लिए अभी भी जारी है। होम लोन में जो ग्रोथ देखने मिली थी वो लार्जली मिड इनकम सेगमेंट और हाई एंड प्रॉपर्टीज़ में से देखने मिली थी, और इनफैक्ट मार्च 2023 में कंपनी ने हाईएस्ट एवर मंथली इंडिविजुअल डिसबर्समेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं HDFC लिमिटेड की तरफ से, और अनुमान से काफ़ी मजबूत है। चले बढ़ते हैं आगे। और इधर डाबर की अगर हम बात करें तो डाबर ने भी अपने Q4 के नतीजे तो जारी कर दिए हैं, लेकिन नतीजे जो हैं उन्होंने निराश किया है। वैसे नतीजे डिटेल में कैसे हैं, विन्नी मोतीवाला इसकी पूरी जानकारी दे रही हैं। तो डाबर की जो नंबर्स देखे तो आई तो इन लाइन आई थी जो एस्टिमेट थी, पर प्रॉफिट्स और मार्जिन्स में थोड़ा मिस दिख रहा है। मार्जिन्स में शार्प कॉन्ट्रैक्शन देखी हुई है, अराउंड 250 to 300 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन, और प्रॉफिट में इंपैक्ट आ रहा है। एक तो वन ऑफ है उनका जो इम्पेयरमेंट कोई हुई है उनकी एक सब्सिडरी में, तो वो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल है जहाँ पे 85 करोड़ है, और दूसरी 22 करोड़ है बादशाह मसाला का जो उन्होंने एक्विजिशन किया था, वहाँ पे अमोर्टाइजेशन हो रही है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट है, और हाई इंटरेस्ट कॉस्ट भी है। तो ये दो चीज़ें इम्पैक्ट करी है मेनली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी को। उसके अलावा कंपनी ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी हुई है उनके बेवरेज और फूड सेगमेंट में, पर हेल्थ सप्लीमेंट जो सेगमेंट है वहाँ पे हम लोग वैसे भी थोड़ी सबड्यूड परफॉर्मेंस ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे हेल्थ सप्लीमेंट में कंपनी ने डिक्लाइन देखी हुई है 3.3% की ग्रोथ में। मार्केट शेयर गेन्स की बात करें तो कंपनी ने मार्केट शेयर गेन किया हुआ है च्यवनप्राश सेगमेंट में, और हनी कैटेगरी में भी मार्केट शेयर गेन है, और जूसेस और फूड ड्रिंक्स में भी कंपनी ने मार्केट शेयर गेन देखी हुई है। वॉल्यूम ग्रोथ जो इंपॉर्टेंट नंबर होता है, तो वॉल्यूम ग्रोथ आया हुआ है सिर्फ 1% पे, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे लो सिंगल डिजिट्स, तो वहाँ पे ही आया हुआ है 1%। ना मेनली इसकी जो रीज़न है वॉल्यूम ग्रोथ 1% पे है जो, तो वो है डाउन ट्रेडिंग हुई है। डाउन ट्रेडिंग मतलब कंपनी अफोर्डेबल कंज्यूमर्स अफोर्डेबल पैक्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लोअर LUPs प्रेफर कर रहे हैं, तो प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट्स प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ भी 1% पे आया हुआ है। डिमांड स्लो डाउन भी दिख रही है, ये कंपनी ने हाईलाइट की हुई है। तो डिमांड स्लो डाउन मेनली हायर है, मोर है रूरल एरिया में, और वो लीड कर रही है कि एक नेगेटिव मिक्स आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ पे भी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आए हुए हैं, अपडेट आई हुई है डाबर से इन टर्म्स ऑफ नंबर। मार्जिन्स पे मिस दिख रही है, प्रॉफिट्स में अमोर्टाइजेशन ऑफ और एक वन ऑफ है जो इम्पैक्ट कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हीरो मोटो के चौथी तिमाही के नतीजे आ गए हैं। कैसे रहे नतीजे, बता रही हैं सृष्टि शर्मा। अच्छे नतीजे आए हैं इस बार हीरो मोटोकॉर्प के, जहां पे उम्मीद से बेहतर आंकड़े आते हुए दिखे कंपनी के EBITDA मार्जिन और मुनाफे के फिगर फ्रंट पे। अगर हम कंपनी के मार्जिन्स की बात करें, खास तौर से हम उम्मीद करके चल रहे थे कि 12.2% कंपनी के मार्जिन्स रहेंगे, बट उसको भी एक्सीड करता हुआ 13% पे इस बार कंपनी के मार्जिन्स रहे हैं। इनके मुनाफे में अगर तिमाही दर तिमाही देखें तो लगभग 21% की हमने बढ़त आती हुई देखी है। 860 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा रहा है, और इसके अलावा कंपनी के EBITDA में भी करीब 17% का तिमाही तिमाही हमने उछाल देखा है। आय के फ्रंट पे बात करें तो उम्मीद के मुताबिक इस बार कंपनी की आय देखी है 3.5% की तिमाही दर तिमाही, वहाँ पे हमने बढ़त देखी है। पर जो खास तौर से हम मार्जिन फिगर पे ध्यान रख रहे थे, क्योंकि जिस तरीके की अगर हम देखें कि कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए थे, साथ ही वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं था, तो कंपनी ने इस बार दमदार प्रदर्शन उस फ्रंट पे किया है। और उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने सेविंग ज़्यादा की है, इस बार प्राइजेज बढ़ाए हैं अपनी व्हीकल्स के, और साथ ही जो कमोडिटी के प्राइजेज ऊपरी स्तरों से कम होते नजर आए हैं, ये सभी फैक्टर्स कंपनी के मार्जिन्स को इस बार सपोर्ट करते हुए दिखे हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो उनका कहना है कि आगे चल के जो फोकस रहेगा वो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पे रहेगा, प्रीमियम सेगमेंट पे खास तौर से फोकस करने वाले हैं। और आखिरी में उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले साल के लिए वो डबल डिजिट 2 व्हीलर इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। पर इसके अलावा अगर हम देखें तो एक छोटे बेस पे होती भी ज़रूर नज़र आएगी। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि मैनेजमेंट कमेंट्री से निकल के आए हैं। जी हाँ, पॉजिटिव साइड ही है कमेंट्री, बट इस बार के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, जहाँ पे मार्जिन पे एक आउट परफॉर्मेंस ज़रूर देखा।
बढ़ते आगे टीवीएस मोटर्स की बात करते हैं, जिसने चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। स्टैंड अलोन आय 5,530 करोड़ से बढ़कर 6,605 करोड़ सालाना रूप से बढ़ी है, जबकि स्टैंड अलोन मुनाफा 274 करोड़ से ज्यादा बढ़कर 410 करोड़ से ज्यादा जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहुंचा है। वहीं एबिटा 556 करोड़ से ज्यादा बढ़कर 680 करोड़ पहुंचा है और एबिटा मार्जिन 10.1% से बढ़कर 10.3% पर पहुंचा है। और कैसे रहेंगे ब्रिटानिया के नतीजे, अनुमान के साथ पूरी जानकारी दे रही हैं विनी मोतीवाला। ब्रिटानिया के ये टाइम के नंबर्स में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आई की ग्रोथ अराउंड 15% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मे बी ये टाइम भी जो प्राइसिंग लेड ग्रोथ कंपनी देख रही थी प्राइस हाइक्स की वजह से, तो ये टाइम भी हम लोग एक्सपेक्ट करके प्राइसिंग लेड ग्रोथ ही होगा। प्राइसिंग ग्रोथ होगा अराउंड 10% के लगभग, और वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 4-5% के अराउंड वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ब्रिटानिया से। उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो बॉटम लाइन की ग्रोथ है अराउंड 33% एक्सपेक्टेड ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है अराउंड 500 करोड़ पे। मार्जिन एबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है 200 बेसिस पॉइंट भी एक्सपेंशन। तो ओवरऑल ऑब्वियसली ग्रॉस मार्जिन में भी एक्सपेंशन ही दिख रहे हैं। और मेनली ग्रॉस मार्जिन एबिटा मार्जिन की जो एक्सपेंशन दिख रही है वो क्यों है, क्योंकि क्या एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो पाम ऑयल प्राइसेस वो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। वीट में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, शुगर में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, पर इतना मेजर इम्पैक्ट और करेक्शन पाम ऑयल में दिखा था, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन ये टाइम एक्सपैंड हो जाएगी। उसके अलावा कंपनी काफ़ी फोकस कर रही थी प्रीमियमाइजेशन पे, कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी ली थी, तो ये सब सपोर्ट करेगा मार्जिन को, ग्रॉस मार्जिन एबिटा मार्जिन दोनों को देखिए ये सब सपोर्ट करेगा वहाँ पे, और इसीलिए एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है मार्जिन में दिस टाइम अराउंड। फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर ग्रोथ, तो वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक क्या है कंपनी का, कमेंट्री क्या आ रही है रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, प्रोग्रेस क्या है नए प्रोडक्ट्स का, आईसीडी कमेंट्री क्या है, और रूरल ग्रोथ ये कैसे शेप आउट हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। अब बात गो फर्स्ट इंसॉल्वेंसी मामले पर एनसीएलटी में हुई सुनवाई की। आज एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी मामले पर सुनवाई हुई और इसके बाद एनसीएलटी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। संकटों के दौर से गुजर रही वाडिया ग्रुप की गो फर्स्ट एयरलाइन को लेकर के एनसीएलटी में एक अहम सुनवाई थी। इस सुनवाई के पीछे मकसद ये था कि गो फर्स्ट का कहना है कि उसकी दिवालिया होने की जो पूरी प्रक्रिया है इसकी शुरुआत की जाए और एक अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशन की नियुक्ति की जाए। एक आईआरपी की नियुक्ति को लेकर के एनसीएलटी में दिल्ली में एक अहम सुनवाई थी। इस सुनवाई में गो फर्स्ट की तरफ से बड़ा तर्क यही दिया गया कि फिलहाल एक आईआरपी की नियुक्ति से बड़े हद तक इस बात का भरोसा जगेगा लोगों में कि रिवाइवल की संभावनाएं हैं और गो फर्स्ट एज अ ब्रांड बच सकता है। तो एयरलाइंस के पास अभी जितने एसेट्स हैं, मसलन एयरक्राफ्ट जो है या बैंक गारंटी है, इसको बचाए रखने के लिए और एयरलाइन रिवाइवल के लिए आईआरपी की नियुक्ति को लेकर के एनसीएलटी में अर्जी दाखिल की गई थी और इस पर पूरी सुनवाई हो चुकी है। ऑर्डर को इस वक्त सुरक्षित रख लिया गया है। माना यह जा रहा है कि देर शाम तक इस मसले पर आईआरपी नियुक्त होगा या नहीं होगा, इस पर एनसीएलटी की तरफ से ऑर्डर सामने आ जाएगा। लेकिन अगर गो फर्स्ट की मुश्किलों की बात करें तो पहले जहां एयरलाइन ने ऐलान किया था कि 3 दिन के लिए 3, 4 और 5 मई के लिए फ्लाइट ऑपरेशन रद्द किए गए हैं, वहीं अब इसको और बढ़ा करके 9 मई कर दिया गया है। यानी कि 9 मई तक फ्लाइट ऑपरेशंस गो फर्स्ट के ये रद्द रहेंगे। यही नहीं, एयरलाइन ने 15 मई तक के लिए जो टिकट बुकिंग है उस पर भी रोक लगा दी है। यानी कि साफ समझ में आ रहा है कि जो संकट के बादल है वो आने वाले वक्त में और गहरा सकते हैं। फिलहाल गो फर्स्ट की पूरी निगाहें टिकी हैं एनसीएलटी के ऑर्डर पे आईआरपी की नियुक्ति को लेकर के, जिसको अगर ऐसा होता है तो गो फर्स्ट को लगता है कि वो काफ़ी हद तक रिवाइव कर पाने की दिशा में आगे बढ़ पाएगी। तो ये थी जानकारी समीर दीक्षित ने आपको दी। और गो फर्स्ट एयरलाइंस के ऑपरेशन बंद होने की खबर से बाकी एयरलाइंस ने किराए बढ़ा दी हैं। औसतन क्या भाव पहले थे और अब क्या हो गए हैं, पूरी डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी भव्या। गो फर्स्ट एयरलाइन की सस्पेंशन के कारण एयरलाइंस के औसत दरों में बढ़ोतरी देखी गई है। जो टॉप 10 रूट्स हैं उनकी टिकट दर मई 5 जो कि कल है उसके लिए 10,000 से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आइए देखिए कि कौन से टॉप 10 रूट हैं जिनकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली टू ले जिसकी दर 4,000 के आसपास हुआ करती थी वो अब 26,000 से भी ऊपर है। श्रीनगर चंडीगढ़ 4,000 से बढ़कर 26,000 के आसपास पहुंच गई है। चंडीगढ़ श्रीनगर
भी 4000 से बढ़कर 24000 से ऊपर पहुंच गए हैं। लेह से दिल्ली 8500 से बढ़कर 25000 से भी ऊपर बढ़ गए हैं। श्रीनगर दिल्ली 4500 हुआ करता था और अब 17000 पहुंच गया है। दिल्ली श्रीनगर 4000 से 15000 बढ़ गया है। दिल्ली पटना 3500 से 14000 से भी ऊपर बढ़ गया है। मुंबई लखनऊ जो कि 4000 के पास हुआ करता था अब 14500 से भी ऊपर है। मुंबई चंडीगढ़ 5000 से 15000 बढ़ गया है। दिल्ली बड़ौदा 4000 से 13000 से भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा दिल्ली टू मुंबई और मुंबई से दिल्ली 4000 से 13000 तक बढ़ गए हैं और जो दुबई की फ्लाइट्स हैं उनमें भी 5000 की बढ़ोतरी देखी गई है। इस सब के बीच DGCA ने गो फर्स्ट को ऑर्डर दिया है कि वो जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी सारी टिकट्स के सारे प्राइसेस रिफंड कर दिए जाएं। और वहीं स्पाइस जेट के CEO अजय सिंह का कहना है कि गो एयर जैसा संकट बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद करते हैं कि कंपनी जल्द संकट से बाहर आकर वापस उड़ान भर पाएगी। बहुत दुर्भाग्य की बात है और इसमें सबको सोचना पड़ेगा कि ये क्यों इस प्रकार से हो रहा है। तो उनका एक स्पेशल एक सर्कमस्टांस था गो एयर का, जो उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में सबको बताया है और हमारी आशा यही है कि उस प्रॉब्लम का भी जल्द हल निकलेगा। और वित्त मंत्रालय ने इंश्योरेंस संशोधन विधेयक को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज दिया है। ET नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ड्राफ्ट बिल में कोई खास बदलाव नहीं किए गए हैं और बिल को संसद के मॉनसून सीजन में पेश किया जा सकता है। अनुराग शाह इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। इंश्योरेंस सेक्टर का सबसे बड़ा डेवलपमेंट जिस पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है वो है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट, जो कि पिछले साल नवंबर के अंदर सरकार ने वित्त मंत्रालय ने कहा था कि इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बदलाव किए जाएंगे और जो प्रपोजल जारी किया गया था और सभी पक्षकारों से सजेशन मांगे गए थे, तो उसके बाद जो ड्राफ्ट बिल है, फाइनल ड्राफ्ट बिल को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो फाइनल ड्राफ्ट बिल कैबिनेट को भेजा गया है वहां पर जो प्रपोजल था उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, यानी कंपोजिट लाइसेंस उसके अंदर शामिल किया गया है। आगे चल के हम देखेंगे कंपोजिट लाइसेंस के अंदर जहां पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बेचने की मंजूरी होगी, यानी LIC जो है वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेच पाएगा, मोटर इंश्योरेंस बेच पाएगा अगर LIC कंपोजिट लाइसेंस को लेता है। तो कंपोजिट लाइसेंस जो है वो फाइनल ड्राफ्ट बिल के अंदर शामिल किया गया। इसके अलावा वेरियस सब क्लासेस के कंपनियों को खोलने की इजाजत दी जाएगी जिसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अभी जो 100 करोड़ रुपए की मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको हटा दिया गया है ड्राफ्ट बिल के अंदर और वहां पर स्टैंडअलोन कंपनियां जो है सब क्लासेस की वो शुरू हो पाएगी। यानी आने वाले वक्त में हम देखेंगे स्टैंडअलोन कंपनी जो केवल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेचेगी, जो केवल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बेचेगी, जो केवल साइबर इंश्योरेंस बेचेगी, ऐसी कंपनियों को भी इंश्योरेंस रेगुलेटर के द्वारा मंजूरी दी जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनियों को उनके कारोबार से जुड़े हुए जो है वो इंसिडेंटल बिजनेस करने की मंजूरी दी जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियां फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर कर पाएगी, यानी कारोबार से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स है, यानी इंश्योरेंस आप जो हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे उसके साथ ही आपको जिम का सब्सक्रिप्शन, योगा का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। मोटर इंश्योरेंस के साथ आपको गाड़ी के मेंटेनेंस का भी ऑफर दिया जाएगा, उसका सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। तो ये भी जो है ड्राफ्ट बिल के अंदर भेजा गया है, कैबिनेट को भेजा गया है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार चाहती है इस बिल को जो आगामी मानसून सेशन है उसमें पेश किया जाए। तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, जो भारत के अंदर इंश्योरेंस करने की जो तरीके हैं उसको पूरी तरह से बदल देगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेबी म्यूचुअल फंड के लिए कई नए रेगुलेशन पर विचार कर रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अंकुर मिश्रा। जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी कई सारे रेगुलेशंस पर काम कर रहा है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सेबी म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशंस पे काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो सेबी का इरादा है वो यही है कि कंप्लायंस बर्डन को कैसे रिड्यूस किया जाए। अब मान लीजिए अगर कोई पैसे फंड लेके आता है तो उसको उतने ही कंप्लायंसेस की ज़रूरत नहीं है, वो एक म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशन के जरिए कम कंप्लायंसेस में सेम फंड को लॉन्च कर सकता है। इसी तरीके से एक बार पैसे फंड्स में इसका टेस्ट हो जाता है तो बाकी सारी स्कीम्स के लिए भी म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशंस को आगे लाया जा सकता है। हालांकि जो औपचारिक
रेगुलेशंस है वो सेबी कम्युनिकेट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो B30 इंसेंटिव्स को सेबी ने बंद कर दिया था। उसका आरोप यही था कि कई सारे जो फंड हाउसेस हैं उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और एक ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स ने ये भी सजेस्ट किया है कि जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, न कि जो सिर्फ टाउन के बेसिस पे इंसेंटिवाइजेशन हो रहा था उसको बंद करके ये सजेशन है कि जो नए कस्टमर्स हैं उनको जोड़ने पर इंसेंटिव दिए जाएं। साथ ही साथ सेबी एक और रेगुलेशंस पे काम कर रहा है, वो है टोटल एक्सपेंस रेशियो। और यहाँ पर अभी तक जो इंसेंटिव्स मिलते थे, अगर जो TER में एक सजेशन ये भी आया है कि किस तरीके से जो फंड मैनेजर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर उनको इंसेंटिव दिया जाए। लेकिन देखना ये होगा कि वहाँ जो फंड हाउसेस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या उनको डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा कि नहीं। इस पर एक कंसल्टेशन पेपर बहुत ही जल्द लाया जाएगा सेबी के जरिए। फिलहाल सेबी की एक वर्किंग कमेटी इस पर मंत्रणा कर रही है और बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि ये रेगुलेशंस जो सेबी विचार कर रहा है म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत ही जल्दी फ्लोर पर होंगे। और अब बात गोवा में हो रहे SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक की है। तो शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की 2 दिनों की बैठक गोवा में शुरू हो चुकी है। बैठक में संगठन के 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन नजरें चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों पर है। समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। S जयशंकर ने कहा कि उनका ध्यान सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति तय करने पर है। वहीं पाकिस्तान की विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ भी जयशंकर की द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। ज्यादा जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, वो सारी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं इसी बायलैटरल टॉक पे। और अब बात महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की। कोर्ट ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ महिला रेसलर्स की याचिका की सुनवाई बंद कर दी है। याचिका पर निर्देश देते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा दी गई है। उनकी मांग पर बृजभूषण पर FIR भी दर्ज हो गई है। ऐसे में अगर अब कोई और शिकायत हो तो याचिकाकर्ता हाई कोर्ट या निचली अदालत में जा सकते हैं। अक्यूज हर रोज टीवी चैनल्स पे आके विक्टिम्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि विक्टिम्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। इस बारे में किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के तहत या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के तहत एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सारी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी प्रेयर सिर्फ FIR दर्ज करने की थी। इसके अलावा हमें लगा कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो सिक्योरिटी की हमने डायरेक्शन दे दी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं या मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और उन्होंने ये बात कह के इस प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे वक्त में आया है जब जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। जंतर मंतर पर कल देर रात हुई झड़प में पहलवान राकेश यादव, विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत को चोटें आईं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी रेसलर को चोट नहीं आई है, 4 पुलिस वाले जबकि जख्मी हुए हैं। वहीं इस झड़प के बाद विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने अपने मेडल और अवार्ड्स सरकार को लौटा दिए। बारिश और बर्फबारी के बाद आज सुबह एक बार फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। केदारनाथ धाम में मौसम आज साफ बना हुआ है। इसके बाद यात्रा फिर से शुरू हुई। सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए यात्रियों को रवाना किया गया। यात्रा के लिए हवाई सेवा भी बहाल हो गई है। वहीं बद्रीनाथ धाम की बात करें तो लगातार 2 हफ्ते से हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से बंद मंदिर अब श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। मौसम सामान्य होने के बाद 4 धाम यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। मौसम खराब होने की वजह से 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया था। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।